अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ में हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो लोग मुंतखब हुए, चाहे वो कौंसलर हों, चेयरमैन हों या जो भी उनकी सीट्स हों, वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे अपने लोगों को खुश करते हैं, कैसे उन लोगों की खिदमत करते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया। इस पर तफसीलन बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के मुंतखब शुदा कौंसलर वार्ड नंबर 13 से राशिद इकबाल अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब, सबसे पहले तो आप अपना तफसीलन तारफ़ दीजिएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने सियासत कब, किस पार्टी से और क्यों शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है राशिद इकबाल अब्बासी। वार्ड नंबर 13 से साथरा तारकाबाद से मैं कौंसलर मुंतखब हूँ। सियासत की बात, और सियासत मैंने मुस्लिम लीग नून से शुरू की है। तकरीबन हमने 26 दिसंबर 2010 को जब जमात स्टार्ट हुई है तो मैं उसी के साथ फारूक ब्लॉक बना, पहले उसमें हम शामिल थे। सही। उसके बाद जब जमात का स्टार्ट हुआ तो फिर बुनियादी रुकनीत फार्म थे तो वो हमने रुकनीत भी ली जमात से। तकरीबन 27 जनवरी को। तो उसके बाद मुसलसल 11 साल से मैं इस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ और तारकाबाद अपनी वार्ड का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और सिटी का मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। तकरीबन ये ज़िम्मेदारी में तकरीबन 8 साल 9 साल मुसलसल लगातार देता आ रहा हूँ। तो आपके वार्ड के सबसे जो बेसिक मसाइल हैं जो आप समझते हों कि सबसे पहले आपने हल करने हैं, क्योंकि अब आप कौंसलर मुंतखब हैं, अब लोग सिर्फ आपके पास आएंगे ना कि MLA हजरात के पास जाएंगे, तो क्या समझते हैं ऐसे कौन से मसाइल हैं जिन्हें आपकी अव्वलीन तरजीहात में से होंगे कि सबसे पहले ये चीज़ हल होनी चाहिए? देखिए जी, पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मसला वो हमारे पास है कब्रिस्तान का इशू है, जो मुसलसल यानी कि पूरा आल मुजफ्फराबाद की आप बात कर रहे हैं तो हर जगह पे ये मसला मौजूद ही है। लेकिन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पिछले दौरे हुकूमत में बैरिस्टर फ़ारूक अली गिलानी साहब ने, ज़ाहिद अमीन और उसका राजा मोहम्मद फ़ारूक अदर खान साहब ने, उनकी काफ़ियों मेहनतों से मैं तकरीबन 6 कनाल रकबा अलाट हो चुका हुआ है कब्रिस्तान के लिए। तो उसका कोई प्रोसेस अभी ड्यूरिंग प्रोसेस था कि हमारी जमात एंड हो गई और अब PTI बरसर इक़्तिदार है। तो इंशाल्लाह कोशिश, पहली प्रायोरिटी भी ये है कि कब्रिस्तान की उस राजी को वगज़ार करा के वहाँ पे वो कब्रिस्तान का मामला हल किया जाए। उसके बाद हमारे महल्ले में जो ज़्यादा इश्यूज़ है वो सीढ़ियों और सेवरेज के जो बुनियादी जो बेसिक इश्यूज़ हैं, तो इन पे कोशिश है इंशाल्लाह कि उन पे काम किया जाए और लोगों को मुतमईन किया जा सके। आप कौंसलर बने हैं, आपके लोगों ने आपको ज़्यादा सामने लाने की कोशिश की है या नून लीग के सिर्फ टिकट से आप सामने आए हैं? नहीं जी, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मेरी वार्ड के लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा मुझे प्रमोट किया, उनकी ज़्यादा कोशिशों और मेहनतों से मैं आया हूँ सामने। तो उसके बाद जमात का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जमात ने भी 11 साल बाद अगर बुनियादी कारकुन होने के नाते मुझे टिकट जारी की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपनी नशिस्त को जो जीता। जाहिर बात है, लोग अगर आपको वोट देते हैं या आपको सामने लाते हैं तो वो इन बुनियादों पर लाते हैं, या तो आपकी कारकर्दगी होती है या तो इखलाक होता है। तो आपने ऐसे कौन से काम किए थे अपनी वार्ड में कि लोगों ने समझा कि आप इस काबिल हैं कि आपको कौंसलर बनाया जाए, आपको सामने लाया जाए? उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ज़ाती आप कहते हैं इखलाक, तो इखलाक भी अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले में क्योंकि मैं बेहतरीन जा रहा हूँ। उसके अलावा वालिद साहब मेरे जो मोहम्मद इकबाल भाई से, वो चीफ़ ऑफिसर रह चुके हैं बल्दिया से, एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और सीनियर नायब सदर ज़िला मुजफ्फराबाद भी हैं मुस्लिम लीग नून से। तो उनका ज़ाती असर रसूख भी है, उस वजह से भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि लोगों के काम हम इस कौंसलरशिप होने से पहले भी, जमात से पहले भी हम लोगों के काम करते ही हैं महल्ले में, जो हमसे हो सकता है असबे तो हम उसमें अपनी खिदमत लोगों की करते रहते हैं। सही। अच्छा, आपने अपने वार्ड के 3 बेसिक मसले बताए, जैसे कि कब्रिस्तान, सेवरेज और सीढ़ियाँ, रास्ता, मतलब कि ये 3 चीज़ें तो आपने बताई। अभी बताइए तालीम और सेहत के हवाले से क्या क्या सहूलियात हैं आपके वार्ड में और कितने लोग मुतमईन हैं इस चीज़ से? जी, तालीम के हवाले से तो इंशाल्लाह वहाँ पे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पे, और जो स्कूल हमारे पास गर्ल्स का हाई स्कूल है तो वो भी ठीक जा रहा है। तो जहाँ तक रही बात आपने दूसरे सेहत के हवाले से, तो वहाँ पे बुनियादी ऐसे कुछ भी नहीं है ना। इंशाल्लाह उसमें भी पूरी कोशिश है, कोई भी हम वहाँ पे छोटा कोई क्लिनिक वगैरह या कोई इस तरह का या डिस्पेंसरी टाइप हम उसको वहाँ पे शुरू कर सकें, ताकि लोग बुनियादी वहाँ पे उसमें अपने कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने बोला कि अभी गर्ल्स का स्कूल है हाई, तो क्या वहाँ पे बॉयज़ के लिए ये चीज़ नहीं है, बॉयज़ स्कूल नहीं है कोई? नहीं, बॉयज़ स्कूल नहीं है, और उसकी बेसिकली वजह बॉयज़, क्योंकि हमें सिटी बहुत अप्रोचेबल है। आप नंबर 1 स्कूल की बात करें तो हमसे वो तकरीबन टोटल 7 से 8-10 मिनट की मसावत पे है। इसी तरह हमारे जो बड़े स्कूल हैं, अलीपुर 1 स्कूल है, तो क्योंकि हमने भी इन स्कूल में जाके तालीम हासिल की, तो हम समझते हैं कि ये अप्रोचेबल भी हैं और करीब भी, और इनकी तालीमी मेयार भी इतना अच्छा है कि वहाँ पर जाके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही। अच्छी बताइएगा कि नून लीग में आजकल जैसे कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद देखने में आया है कि मेयर के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये भी सुना है कि PDM चल रहा है,
पीपी का और नून लीग का, तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग अपना सिर्फ अपना मेयर लाएगी या दोनों का मुश्तरका मेयर सामने आएगा? नहीं, मुश्तरका असल में पार्टी पॉलिसी कुछ इस तरह से है, जेकेपीपी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तीनों में ये एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि जिसमें जहाँ जिस पार्टी की ज़्यादा अक्सरियत होगी तो वही पार्टी बरसर इक़्तिदार होगी वहाँ पे। जैसे मुजफ्फराबाद में अगर बात की जाए तो यहाँ हम इस वक्त 13 नशस्तों पे सर फहरिस्त हैं, तो हमारे बाद दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी और तीसरे पे पीटीआई है, तो ऊपर से इत्तेफाक भी है। तो इंशाल्लाह मेयर तो नून लीग होगा और डिप्टी मेयर के लिए पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट देगी। इस तरह आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की अक्सरियत हमसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले अपना चेयरमैन नामजद करेंगे और डिप्टी चेयरमैन के लिए हम मुस्लिम लीग नून वहाँ पे अपना कैंडिडेट देगी। अच्छा ठीक है, ये भी सुना है कि पीटीआई भी अपना मेयर सामने ला सकती है, तो इस चीज़ में कितनी एक सदाकत है? क्या ये हो सकता है, मुमकिन है ऐसा? ऐसा कोई मुमकिन तो नहीं, कोई जादू या कोई ऐसा सीन हो तो फिर ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसे कोई सिंगल परसेंट कोई ऐसे चांसेस नहीं है। क्योंकि लेकिन ये भी देखें ना कि पीटीआई बरसर इक़्तिदार भी है, इक़्तिदार भी उनके पास है, वही इस टाइम उनकी हुकूमत है, सब कुछ है उनके पास, तो वो ऐसा कर भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या वजूहात हैं कि वो नहीं कर सकते, या किन बेसिस पे वो सामने नहीं आ सकते? उनकी एक तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं 1.5 साल उनकी कारकर्दगी आप देख रहे हैं कि नाकिस किस्म की कारकर्दगी। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी 1.5 साल में कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी 5-5 साल 4-4 साल 3-3 साल भी गुजार के जा चुकी हैं, लेकिन उनकी भी कोई ऐसी खास कारकर्दगी सामने नहीं आई। नहीं, उसकी मैं आपको कारकर्दगी की वजह से बताता हूँ ना कि आप उसके ये जो हमारा जो फ्लाईओवर है वो देख लें, आप ये जो पुल का काम स्टार्ट है, ये सारे वो एग्रीमेंट है, एग्रोटेक ग्राउंड का आप देख लें, यूनिवर्सिटी ग्राउंड का देख लें, ये सब चीज़ें तो शहर के लिए है ना। आप अपने वार्ड की हद तक देखें, वार्ड के में एक कब्रिस्तान का मसला है, वो तक अभी तक हल नहीं हो सका, क्यों? बस वो मैंने कहा ना, बाकी वार्डों से हम फिर बेहतर है कि हमारे पास फिर भी 6 कनाल रकबा में फारूक साहब या जाहिद अमीन साहब या क्या उस पे काम हुआ, अलाट हुआ? आप लोगों की कब्रें वहाँ पे बन रही हैं। सिर्फ वहाँ पे फंड्स का थोड़ा इशू है, वहाँ पे चारदीवारी का थोड़ा इशू है, जिस वजह से वहाँ पर कोई कब्र नहीं बन सकी। उसके लिए हमने जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं उनने 12 मरतबा भाई फारूक साहब को अप्रोच किया और 12 मरतबा उन्होंने कहा कि आपको मैं फंड जारी करें, हम इसकी चारदीवारी करवा सकें, वहाँ पे 1-2 सीटों लगने, जिसकी वजह से वो न होने की वजह से वहाँ पे कोई कब्र नहीं पड़ सकी। अलबत्ता वहाँ पे ज़मीन के जो मामला है, जो अलॉटमेंट के इशूज़ हैं, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे क्लियर है। चलें ठीक है, अब आप काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं, आपको उम्मीद है कि आपको पीटीआई जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इनके जितने भी मुंतखब शुदा काउंसलर हैं, इनको फंड्स उस तरीके से दिए जाएंगे कि वो अपना काम कर सकें? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा काम तो हमने जब इसमें नहीं भी थे तब भी हमने करवा लिए और काम करवाएंगे इंशाल्लाह। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने जो आपसे सवाल किया था पहले कि मेयर पीटीआई का भी सामने आ सकता है, तो उसकी क्या वजूहात हैं कि अगर नहीं आएगा? उसकी वजूहात मैंने आपसे पूछी थी, प्लीज़ आप वो बता दें। उसकी वजूहात देखें ना, एक तो मैंने आप पे कह दिया कि ये जो हल्का 3 में जो रिजल्ट चेंज हुआ है बैरिस्टर फारूक साहब की बेहतर हिकमत अमली की वजह से और ख्वाजा फारूक साहब की नालायकी की वजह से जो यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया। वरना आप समझें जिस जहाँ पे मिनिस्टर और 1.5 साल पहले वो वहाँ से वो जीत के जाता और 1.5 साल के बाद उसकी पोजीशन है कि वो अपनी वार्ड नहीं जीत सकता, तो वहाँ पे आप उसको कर सकती है कि कैसे वो निकलेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि मेयरशिप इसलिए नहीं हो सकती कि 13 सीटें हमारे पास हैं, 8 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, हमें चाहिए 19 वोट और हमारे पास इस वक्त मौजूद 22 वोट हैं। सही। तो 7 वोट उनके पास है, तो ये मेरी समझ से बालातर बात है कि 7 वोटों वाला मेयरशिप के लिए अगर वो जा रहा है वो कैसे जाएगा और वो कैसे बनाएगा? हाँ, फर्ज किया कि अगर ऐसा मुमकिन है कि पीटीआई अपना मेयर सामने लाती है, तो इस सूरत में पीपी और पीएमएलएन क्या करेंगी? उनकी क्या हिकमत अमली होगी? किस तरीके से वो सामने आएंगे? उनका क्या रद्द अमल होगा? कैंडिडेट तो वो देंगे जी, कैंडिडेट क्यों नहीं देंगे? कैंडिडेट तो उनका हक है वो करना। वो तो मेयर के लिए भी एक इलेक्शन सा माहौल होता है, उनके जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो उसको काउंसिल वो वोट कास्ट करते हैं, तो उनका क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद है, 2 वोट कॉन्फ्रेंस के भी हैं, तो टोटल उनके 9 वोट हैं, तो वो मेयरशिप तो अपनी देंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वोट उनके वही 7 या 8 ही निकलेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि वोट भी पूरे और इत्तेफाक के दाद से हम इंशाल्लाह मेयरशिप भी लेंगे, सिटी की और डिप्टी मेयरशिप भी इंशाल्लाह। चलें सही है। ये बताइएगा कि इस बलदियाती इंतखाबात जो हुए हैं इसका क्रेडिट आप किससे देते हैं? जी इसका क्रेडिट मैं पूरा का पूरा क्रेडिट बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी साहब को देता हूँ, जिनकी बेहतरीन हिकमत अमली से यहाँ में हमारा सीटें को हो। और अबर आला बात करें तो जनाब राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान साहब का, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को और तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का, जिनकी वजह से ये काम होना पॉसिबल हुआ और मुमकिन हुआ। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अगर कहें तो सुप्रीम कोर्ट का आल आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन करवाए गए, तो उनके भी हम शुक्रगुजार हैं इस पर। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आपने अपने पार्टीज़ के जितने भी बड़े अहदेदारान थे उनको मुबारकबाद भी दी और ये भी बोला कि वो उनकी काविशों की वजह से हुआ, तो क्या उनकी हुकूमत में ये मुमकिन क्यों नहीं हो सका?
जी वो फिर हालांकि उनके पास भी इक़्तिदार था, वो भी इस सीट पर थे कि वो भी करवा सके, लेकिन पीटीआई की हुकूमत में ये चीज़ मुमकिन हुई है, ये हुआ है। तो नून लीग और पीपी ने उनके दौर में ये चीज़ क्यों नहीं हो सकी? क्या वो जो आती, क्या तब भी उन्हीं हुक्मरानों और जो एमएलएज हजरात थी उनकी नालायकी थी, उनकी वो चीज़ें सामने नहीं आई थी कि ये चीज़ नहीं हो सकी? नहीं, उसमें जहाँ तक मुझे पता है शायद कोई टेक्निकली कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई केस लगा हुआ था जिसमें इसमें उन्होंने टाइम लिया हुआ था इनसे सुप्रीम कोर्ट से। वो टाइम जाके एंड ही अभी हुआ है, मतलब उसमें अभी जाके कोई कंप्लीट हुआ जो टेन्योर था, तो उसके बाद इलेक्शन तो होना था क्योंकि लास्ट डेट थी, तो उसमें इस वजह से पॉसिबल हुआ। चलें, सही है। अच्छा, आपके जो लोग थे जिन्होंने आपको वोट दिया, आपने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, उन लोगों के पास गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मैं डोर टू डोर कुछ लोग रह भी चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वार्ड में अपनी क्लियर कर चुका हूँ, जहाँ मैं जो कि लोगों को शुक्रिया अदा करके हूँ। इंशाल्लाह उनको यकीन दहानी भी करवा के आया हूँ। जो मुझसे हो सका, जिस हद तक हो सका, मैं इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ इस वार्ड में। और जब तक इंशाल्लाह कोशिश भी ये है कि अपने काम की वजह से मैं अगले इलेक्शन में जब जाएँ तो काम की वजह से लोग हमें वोट दें, ना कि किसी जमात की उस पर हमें वोट डाला जाए। अच्छा, वार्ड नंबर 13 में एक चीज़ और भी देखने में है कि वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। नौजवान जो यंग यूथ है हमारा, वो बिल्कुल ही मतलब कि कुछ तो नशों की हालत में होते हैं, कुछ बेरोज़गार हैं, कुछ लोग मतलब कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं उनकी। तो क्या उन लोगों के लिए आपकी कोई प्लानिंग है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ रोज़गार दिया जाए ताकि वो इन चीज़ों से हट के सामने आ सकें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह हमने उस पर रखा हुआ है, कोई प्राइवेट एसोसिएशन से हमारा रब्ता भी चल रहा है कि जहाँ पे हम अपने बच्चों को बेहतर रोज़गार फराहम किया जाएगा, बल्दिया की हद तक जहाँ हमसे हो सका वहाँ पे हम उनको अकोमोडेट करेंगे। अदरवाइज क्योंकि बल्दियाती अदारा ये पूरे बल्दिया के 36 वार्ड हैं, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तकरीबन वो बल्दिया के अंडर वो जहाँ आते हैं, और जहाँ हमसे हो सका हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों भाइयों को हम वहाँ पे रोज़गार के मौके फराहम करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़र्ज़ किया कि अगर आपको फ़ंड्स नहीं मिलते उस तरीके से जिस तरीके से आपके काम हैं या आपके वार्ड के मसाइल हैं, तो उस सूरत में आपके लिए आपके पास बैकअप प्लानिंग क्या होगी? आप किस तरीके से अपने लोगों को साथ लेके चलेंगे? अगर ऐसा ना हुआ तो आपके लोगों का आपके लिए क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, ये तो सारा आप क्रेडिट होता है आपके काम पे। उनका काम था, उन्होंने मुझे इलेक्ट कर दिया, और ये मेरा काम अब मैं कैसे फ़ंड्स ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि वो क्या होगा। तो जो हमने कमिटमेंट की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर फ़ंड्स ना भी हो तो इंशाल्लाह हम लोगों का काम हमने पहले भी करवाए, आगे भी करवाएंगे। तो इसमें इंशाल्लाह क्योंकि जो लोगों ने ट्रस्ट किया, एतबार किया जो हम चाहते हैं कि वो एतबार उनका हम पर कायम रहे और हम दोबारा इलेक्शन में जा सकें। 31-32 साल बाद इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिली हुई है इक़्तिदार की, तो इससे हमारे जो हुक्मरान लोग हैं इनको कितने एक फ़ायदे हैं और आप लोगों के लिए कितने एक फ़ायदे और कितने एक नुकसानात हैं? जी नुकसानात की तो बात नहीं, यहाँ पे तो तकरीबन फ़ायदे की बात है। जो ये आपकी बात यहाँ बिल्कुल बजाय है कि ये 32 साल इतना लेट हो गया, इसको हर टेन्योर में 5 साल हुकूमत के साथ साथ ये इलेक्शन बल्दियाती भी होने चाहिए ताकि ये निचले दर्जे तक ये काम हो सकें, फ़ंड्स मुहैया हो सकें। यहाँ पे मिनिस्ट्री आप कह लें, पिछली भी जो गवर्नमेंट गुजरी उनका भी यही था कि कौन एमएलए जो चाहे कि मेरे फंड नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो, नहीं चाहते। कोई भी कैंडिडेट है तो वो नहीं चाहता। तो अब अगर ये हो चुका है तो हमारी कोशिश इंशाल्लाह होगी पूरी कि हम इसको बेहतरीन तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, लोगों में तकसीम कर सकें, लोगों का काम करवा सकें, ताकि उसके बाद हम बेहतर रिजल्ट उनसे हासिल करें। जो लोग नहीं चाहते कि उनके फ़ंड्स में हिस्सेदारी हो, उन इक़्तिदार के जो निचली सतह पर मतलब कि जैसे कौंसलर हजरात हैं जो अब काम करेंगे लोगों के लिए, तो उनके पास भी ज़ाहिर बात है उन्हीं फ़ंड्स में से आएंगे, तो क्या वो लोग आपको उस तरीके से काम करने दे रहे हैं जिस तरीके से आपके ख्वाब हैं या आप अपने लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं? असल में ये सारी बातें जब इंशाल्लाह मेयर हमारा बैठेगा तो उसके बाद हम देखेंगे इस पर कि क्या बनता हमारे लिए, कैसे फ़ंड्स हमें प्रोवाइड होते हैं नहीं होते, ये बात के मसाइल हैं। फिल वक्त जो है ना इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से भी और अपना जो हमारी अपनी गवर्नमेंट जमात है इससे भी मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हम यहाँ काम करवा सकेंगे और करवा लेंगे। आप मेयर के कैंडिडेट अपनी पार्टीज़ के किन लोगों को समझते हैं या पार्टी का क्या फ़ैसला है कि कोई नामजदगी जो कि लोग सामने लाए हों उन्होंने कि ये लोग हैं, इनमें से हम इस बंदे को मेयर चुन सकते हैं, या जो भी लिस्ट उन्होंने एक फ़हरिस्त, ज़ाहिर बात है हर चीज़ की इख्तियार होती है, डिस्कशन होती है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हमारे साथ सदर जमात बैठ चुके हैं और उन्होंने इस बात पर वाज़ह अल्फाज में बता दिया कि जो 13 के 13 कैंडिडेट हैं वो मेयरशिप के उम्मीदवार हैं, और ये फैसला भी पार्टी पॉलिसी वफाक के अपनी पार्टी सदर के पास है कि जिसको वो नॉमिनेट करेगा तो बाकी कैंडिडेट उसकी सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस बात पे कायम दायम इंशाल्लाह जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी काउंसलर हमारा में से मेयर इलेक्ट होगा तो इंशाल्लाह क्या आप खुद को मेयर के लिए समझते हैं कि आपको मेयरशिप मिल सकती है? देखें ये तो पार्टी का फैसला अगर दी जाए तो नहीं, हर इंसान की अपनी राय होती है, अपनी सोच होती है, अपनी कारकर्दगी से वो मुतमईन होता है। तो क्या आपको ये चीज़ लगती है कि पार्टी आपको मेयरशिप दे सकती है या नहीं?
इंशाल्लाह जी अगर वो दे मेयरशिप तो क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पूरा यानी कि उस पर हम अपना किरदार अदा कर सकें। और जमाती वाबस्तगी को भी देखते हुए, क्योंकि 11 साल मैंने पहले कह चुका हूँ कि तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात ने फैसला किया हम उसको बिल्कुल कबूल करते हैं। चलें ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अपने लोगों को कोई पैगाम देना चाहें, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के लोगों को कोई पैगाम देना चाहें अपने लोगों को? अच्छा, इस पे मैं जी अपनी जमात, अपने ख़ासतौर पे वार्ड के लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मतलब मेरे शुरुआत से लेकर अभी तक, मेरे टिकट से लेकर और कामयाबी तक मेरे साथ खड़े रहे। मेरे दोस्त हैं, कुछ पस पर्दा दोस्त हैं और कुछ जो फ्रंट फुट पे मेरे साथ खड़े रहे, और कुछ मतलब जितना भी, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ दिल से। और मैं इंशाल्लाह सब कुछ यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे जितना हो सका वार्ड के लिए मैं वो अपने जो काम है उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आज़ाद कश्मीर के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मुस्लिम लीग ने उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद भारी अक्सरियत से जमात में कामयाब होकर कोई कौंसलर मुंतखब हुए, कोई लोग जो हैं जिन कौंसिल, कोई डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मुंतखब हुए और कोई टाउन कमेटी के मेंबर मुंतखब हुए, उन सब को मैं दिल की थागने से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे राशिद इकबाल अब्बासी, जिन्होंने अपने वार्ड के हवाले से मसाइल का भी जिक्र किया और उनके हल के लिए भी कोशां रहने का वादा किया। अपने लोगों को यकीन दहानी दिलाई कि वो अपने लोगों की खिदमत करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।